Hello friends, welcome to my channel Study for UP DLED। हम डिस्कस कर रहे हैं सेमेस्टर 1 का पेपर 2 शिक्षण अधिगम। इस वीडियो में हम जानेंगे संप्रेषण के प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में संप्रेषण के बारे में सीखा था, उसी प्रकार आज हम पढ़ते हैं संप्रेषण के प्रकार के बारे में। संप्रेषण के प्रकार में हम पहले पढ़ेंगे शाब्दिक संप्रेषण। इस संप्रेषण में हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इसको हम दो रूपों में जानते हैं, एक मौखिक एवं लिखित। इन दो रूपों में इसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है अशाब्दिक संप्रेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अशाब्दिक शब्दों के उपयोग के बिना संकेतों और भावों के माध्यम से संदेश देना ही अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। शैक्षिक संप्रेषण, शिक्षक और छात्रों के बीच ज्ञान और जानकारी साझा करना शिक्षण संप्रेषण कहलाता है। लोक संप्रेषण, व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए मीडिया का उपयोग करना। जैसे सोर्स ऑफ साउंड या सोर्स ऑफ मैसेज एक होगा और सुनने वाले या रिसीवर्स ज़्यादा होते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? लोक संप्रेषण का। जैसे रेडियो, टीवी, इस जैसे कि मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात के माध्यम से वो देश के दुनिया भर के लोगों से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संप्रेषण। व्यक्तिगत संप्रेषण में दो व्यक्तियों के बीच जब सीधा संवाद होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संप्रेषण बोलते हैं। सामूहिक संप्रेषण, एक व्यक्ति द्वारा एक समूह को संदेश देना सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे क्लास में एक टीचर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का सामूहिक संप्रेषण कहलाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं प्रभावी संप्रेषण के प्रमुख तरीके। फ्रेंड्स, ये जो हम वीडियो आज सीख रहे हैं, ये आपके डीएलएड सेमेस्टर 2 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके जीवन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रभावी संप्रेषण के लिए हम क्या करते हैं कि स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें। संप्रेषण तभी संपूर्ण माना जाएगा जब सामने वाले व्यक्ति को आपकी कही हुई मैसेज को वो समझ पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी भाषा का प्रयोग करें वह सरल हो और स्पष्ट हो। जटिल शब्दों से बचना चाहिए। संदेश को संक्षेप में स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। सक्रिय रूप से सुनना, सामने वाले की बात ध्यान से सुने, बीच में ना टोकें। एक्टिव लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे संप्रेषण के लिए। सिर हिलाकर या प्रतिक्रिया देकर दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। अशाब्दिक संकेतों का ध्यान रखें। चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क, शरीर की भाषा बहुत कुछ कहती है। आत्मविश्वास दिखाने के लिए सीधा खड़े रहें और आंखों में आंखें डालकर बात करें। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया देना। संदेश सामने वाले को बताएं कि आपने क्या समझा। यदि कोई भ्रम हो तो विनम्रता से स्पष्ट मांगे। संदेश को उद्देश्यपूर्ण बनाना, बात करने से पहले सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं। विषय से भटकने से बचें। मतलब आपका संप्रेषण जो भी हो उसका एक टॉपिक हो और जिस टॉपिक में आप बात कर रहे हो उससे भटकने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सामने वाले की भावनाओं को समझें, सहानुभूति दिखाएं और संवेदनशीलता बनाए रखें। नेक्स्ट है माध्यम का सही चयन करें। मौखिक, लिखित, डिजिटल संदेश के अनुसार सही माध्यम से चुनें। औपचारिक संदेशों के लिए लिखित संप्रेषण बेहतर होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, कोई आपका जानने वाला हो जिसको कम सुनाई देता हो या बिल्कुल ही नहीं सुना देता हो, तो उससे संप्रेषण करने के लिए हमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमको संदेश जो हम उसको संदेश देंगे उसके लिए हमको सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समय और स्थान का ध्यान रखें। सही समय पर सही जगह पर बात करना संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ के लिए कि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए किस किस स्थान पर और किस समय पर कैसे बात करनी है। जैसे एक सेंटेंस है, राम नाम सत्य है। अगर उसको आप किसी की मिट्टी पर या किसी के देहांत के बाद अगर आप इस सेंटेंस को बोलते हैं तो कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करेगा और वो चीज़ वैलिड मानी जाएगी। पर अगर कहीं पे शुभ काम हो रहा हो, खुशी का माहौल हो, अगर आप वहाँ पे बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पिटाई भी हो सकती है।
तो इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है दृढ़ता और विनम्रता का संतुलन रखें। अपने विचारों को आत्मविश्वास से रखें, लेकिन दूसरों की राय का सम्मान करें। उदाहरणों और कहानियों का प्रयोग करें। जटिल बातों को समझाने के लिए उदाहरण या छोटी कहानियां बहुत मददगार होती हैं। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीखते हैं संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है भौतिक पर्यावरणीय कारक। शोर। आसपास का शोर संदेश को सुनने और समझने में बाधा बनता है। जैसे फ्रेंड्स, अगर आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं और कोई बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको आपत्ति होगी कि आप जो भी संप्रेषण कर रहे हैं या जो भी टॉपिक आप समझा रहे हैं वो आप प्रभावी तरीके से नहीं समझा पाएंगे। या अगर आपके विद्यालय या कक्षा के आसपास कहीं कोई फर्नीचर की दुकान होगी, जहाँ पे कारपेंटर की शॉप होगी, अगर वो कुछ वहाँ पे शोर हो रहा होगा उसके द्वारा, तो भी आपको संप्रेषण करने में तकलीफ होगी। नेक्स्ट है प्रकाश। बहुत तेज या बहुत कम रोशनी अशाब्दिक संकेतों को समझने में मुश्किल पैदा करती है। नेक्स्ट है दूरी, प्रॉक्सिमिटी। बहुत अधिक या बहुत कम दूरी से संवाद असहज या अस्पष्ट हो सकता है। रुकावटें। बार बार की बाधाएं संवाद की निरंतरता को तोड़ देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत कारक। भावनाएं, क्रोध, तनाव या डर संवाद को विकृत कर सकते हैं। पूर्ण धाराएं। पहले से बनी राय संवाद को निष्पक्ष रूप से ग्रहण करने से रोक सकती हैं। इसका क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स, कि जैसे किसी व्यक्ति के लिए या किसी शिक्षक के लिए अगर आप पूर्ण धारणाएं बना लेते हैं कि इन शिक्षक की जो पढ़ाने की शैली है वो हमको पसंद नहीं आएगी, या उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत रुचिकर नहीं है, तो अगर वो कुछ अच्छी बात ही बता रहे हैं तो आप उसको कंसंट्रेट होकर के नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के लिए पूर्ण धारणाएं बना ली है कि ये अच्छा पढ़ाते नहीं हैं या अच्छे से समझाते नहीं हैं। नेक्स्ट है भाषा की समझ। अलग अलग भाषाएं या शब्दों की गलत व्याख्या संप्रेषण में बाधा बनती है। संवेदनशीलता और आत्मविश्वास। व्यक्ति का आत्मविश्वास और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संवाद को बेहतर बनाती है। फ्रेंड्स, भाषा की बात करें तो अगर कोई चाइनीज व्यक्ति है या फिर आपके यहाँ टूरिज्म होता है, कोई टूरिस्ट आते हैं बाहर से, तो अगर कोई जर्मन का टूरिस्ट है उसको और आप प्रॉपर हिंदी में बात करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। या आप किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ स्पेनिश बोलते हैं वो लोग, और आप हिंदी में बात करेंगे तो भी वहाँ पे जो संप्रेषण है वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। संस्कृति, इशारे, हाव भाव और बोलने की शैली अलग अलग संस्कृतियों में अलग अर्थ रखती है। लिंग, पुरुष और महिलाओं की संवाद शैली में अंतर हो सकता है। सामाजिक स्थिति, उच्च या निम्न पदस्थ व्यक्तियों के साथ संवाद का तरीका बदल सकता है। जहाँ की बात करें, पुरुष की बात करें, तो फ्रेंड्स आप लोग में जितने भी पुरुष एक दूसरे के फ्रेंड्स होंगे, जाहिर सी बात है आप लोग के साथ बात करने का तरीका, आप लोग की ट्यूनिंग अलग होती है, जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ भी मजाक कर लेते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। इसी तरह महिलाओं की एक अपनी अलग एक संवाद शैली होती है, तो आपस में एक दूसरे के साथ आप लोग उस तरह से बात नहीं कर सकते जैसा आप लोग अपने समूह में बात करते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। विश्वास की कमी। यदि प्रेषक और ग्रहणकर्ता के बीच विश्वास नहीं तो संदेश अर्थ बदल सकता है। पूर्व अनुभव। पुराने अनुभव संवाद की दिशा को प्रभावित करते हैं। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीखते हैं कक्षा शिक्षण में संप्रेषण का उपयोग। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप लोग भावी शिक्षक हैं, तो उसके लिए आपको ये बहुत जानना आवश्यक है कि क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए और उसमें शिक्षण का उपयोग कैसे कर सकते हैं हम। ज्ञान का आदान प्रदान। शिक्षक अपने विचार, अनुभव और विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाते हैं। छात्र अपनी जिज्ञासाएं और प्रतिक्रियाएं समझा सकते हैं। शिक्षण को प्रेरणार्थक बनाना। प्रभावी संप्रेषण छात्रों को विषय में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक की आवाज, हाव भाव और उदाहरण छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग। शाब्दिक, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर चर्चा, यह विधि शाब्दिक विधि होती है। अशाब्दिक में नेत्र संपर्क, चेहरे के भाव, इशारे, यह अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। नेक्स्ट है सुनने और बोलने के कौशल का विकास। शिक्षक को अच्छा वक्ता और श्रोता दोनों होना चाहिए।
छात्रों में भी यह कौशल विकसित करना जरूरी है ताकि वे संवाद में भाग ले सकें। व्यक्तिगत विभिन्नताओं और ध्यान रखना, हर छात्र की समझ, रुचि और गति अलग होती है। संप्रेषण के माध्यम से शिक्षक इन विभिन्नताओं को समझकर शिक्षण को अनुकूल बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया सुधार। शिक्षक छात्रों की प्रतिक्रियाओं से अपने शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारते हैं। यह द्विपक्षीय संप्रेषण शिक्षण को जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। डिजिटल संप्रेषण का उपयोग, आज के ऑनलाइन युग के लिए स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वीडियो और ऑडियो सामग्री से संप्रेषण और भी प्रभावी हो गया है। जिस क्लास में स्मार्ट बोर्ड यूज में आता है या स्मार्ट क्लास में, तो वहाँ पर जो भी संप्रेषण होता है या जो भी टॉपिक कोई टीचर पढ़ाता है तो बच्चे उसको रुचिपूर्वक सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पढ़ के हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि संप्रेषण कक्षा शिक्षण की रीढ़ है। इसके बिना ना तो ज्ञान का सही आदान प्रदान संभव है और ना ही छात्रों में जिज्ञासा और समझ का विकास। एक सफल शिक्षक वही होता है जो संप्रेषण को कला और विज्ञान दोनों की तरह अपनाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके प्रश्न पत्र में कम से कम 2 से 3 प्रश्न बनेंगे 2 नंबर वाले में। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप अपनी गैलरी में सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। थैंक यू।